हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? कौन थे छत्रपति महाराज? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और कब उनका कोरोनेशन हुआ था? 1630। 1630 में वो महाराज बने थे मराठा साम्राज्य के, और उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और अभी हाल ही में उनकी 350वीं जयंती मनाई गई। रायगढ़ फोर्ट किला कहाँ स्थित है? रायगढ़ फोर्ट, देखो जो रायगढ़ फोर्ट है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही बनवाया था, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ये एक हिल पर स्थित है। वहां पर एक लेक है। लेक मीन्स एक झील है। उस झील का नाम है गंगा सागर झील। कभी भी तुमने देखा हो किले या कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो वो ज्यादातर या तो ऊंचाई पर बनाई जाती है, या फिर ऐसी जगह बनाई जाती है जहां पर उसके एक तरफ पानी होता है। कभी रीजन जाना क्यों बनाते हैं? हाँ। और हाँ हाँ हाँ, तो एक सेफ्टी कंसर्न भी था, और एक ये भी था कि पहले ये भी दिखाते थे कि हाँ वी आर पावरफुल। तो हमेशा जो फोर्ट वगैरह बनाते थे वो हिल पर बनाते थे, थोड़ी ऊंचाई पर। ठीक है। और उसका एक और चीज थी कि ये लोग ना ऐसे एक कंसर्न रहता था कि चारों तरफ सिक्योरिटी करते थे। अगर उसके पास पानी नहीं है तो तुम अगर कभी लाल किला भी गए हो, नॉर्मल सा ही किला है ना, बट लाल किला को अगर देखोगे, देखने में नॉर्मल लगता है, बट उसमें भी कुछ है अगर तुम देखो तो। अगर तुम लाल किले की आउटर जो कवरिंग है, आउटर देखोगे, ये अंदर का है, तो बीच में खाई बनाई है। देखिए, बीच में खाई बनी हुई है। खाई मीन्स ऐसी ड्रेनेज बना हुआ, उसमें पानी है। मतलब अगर कोई हमला करेगा, फॉर इंस्टेंस मेन गेट बंद हो गया तो उसका ऊपर जाने का रास्ता बंद है, तो पीछे पानी से उसे गुजरना पड़ेगा। और जब वो बनाया था तो पीछे यमुना नदी है। तो होता क्या था, यमुना नदी इसलिए रहता था, इसलिए ये लोग ऐसे करते थे ताकि अगर कोई हमला करता है तो बचकर निकला जाए। लेकिन ये सिर्फ रह गया, नादिर शाह ने भी हमला किया, ठीक है, और वो लूट के ले गया, कुछ नहीं हो पाया। तो ये चीज है, बट सेफ्टी कंसर्न के लिए ये चीजें बनती हैं। तो ये रायगढ़ फोर्ट इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर ये हिल पे बना है, और वहां पर एक झील है जिसका नाम है गंगा सागर झील। और अगर तुमने देखो, हर फोर्ट की बात है, अगर मुगल्स की भी बात लेते हो तो उन्होंने जैसे ताजमहल है, ताजमहल के पीछे जस्ट यमुना है। ठीक है। अगर इसकी भी बात करोगे लाल किले की, तो इसके जस्ट वेस्ट साइड में यमुना है। तो ऐसा क्यों करते थे? तो कनेक्टिविटी रखते थे ये लोग कि अगर ये आगरा से जा रहे तो सीधे फिर उस किले के पास ही पहुंचे। एक तो कनेक्टिविटी, दूसरा कंसर्न रहता था सेफ्टी का कि अगर उस साइड से, वेस्ट साइड से कोई हमला करने की सोचेगा तो नहीं कर पाएगा। और अभी हम कह रहे हैं कि यमुना यमुना उस समय इतनी माइटी रिवर थी। ये जो यमुना बैंक के आसपास का जो रीजन है, इस पे, यहाँ पे पानी था उस समय, है ना। अभी तो पॉपुलेशन हो गई है, तो यमुना अब सिकुड़ती जा रही है। सिकुड़ती मीन्स कि अब उसका बहाव जैसे जैसे कम हो रहा है, वो डिपॉजिट करती जा रही है। और जहाँ पे देखो, नदी कभी भी जब डिपॉजिट करती है ना, तुमने देखा हो, तो वो ऐसे होता है जैसे अपना कोर्स चेंज कर लिया, वो जितना भी सेडिमेंट लाई यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, है ना, और फिर अपना रास्ता बदल लिया उसने। यहाँ तो डिपॉजिट हो गया, अब यहाँ से तो पानी जा नहीं सकता, अगली बार आएगी तो इस रास्ते से आएगी, फिर यहाँ डिपोजिशन हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, डिपोजिशन से भरती चली गई, और यहाँ पे फिर लोग आके रहने लगे। ठीक है, जैसे उन्हें जमीन दिखी तो रहने लगे। तो इसलिए अब जो प्रेजेंट में यमुना है वो छोटी होती जा रही है साइज में, लेकिन उस समय बहुत माइटी थी, और वह लाल किले तक उसका दिखाई देता था बहाव। ठीक है। लेकिन अब वही है, ह्यूमंस का भी है और कुछ नेचुरल भी कॉजेज है जिसकी वजह से इसका वो हो गया। और एक और है, हाँ,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 किससे संबंधित है? कभी सुना है तुमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? यूएन ने ये लॉन्च किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कभी सुने? देख, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना उसी से रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 70 गोल्स हैं। अब इस इन 70 गोल्स में क्या क्या है देखो। 2023 उसमें 2015 में एक समिट हुआ था, यूएन समिट। अब उस यूएन समिट में इन्होंने कहा था कि उस यूएन समिट में ये तय हुआ था, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हम कर चुके हैं और इसमें इतनी ज़्यादा हम इम्बैलेंस अर्थ में आ गई है, जिसकी वजह से हम हमारे अपने ऊपर खतरा आ गया। ठीक है, अभी तुमने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन कल सुना था। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार जो यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उनका थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब प्लास्टिक पोल्यूशन से क्या क्या थ्रेट हो रहा है देखो। एक तो हमारे लिए खुद के, हमारे लिए ही थ्रेट है। ठीक है, हमारे लिए क्या क्या थ्रेट है कि प्लास्टिक की वजह से ड्रेनेज चौक हो जाता है, ड्रेनेज नहीं काम कर पा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से एक तो लिटर इतना हो रहा है, लिटर मीन्स रबिश, कचरा इतना हो रहा है कि हम उसका मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर तुम दिल्ली का तुमने वो देखा हो लैंडफिल, तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है, लैंडफिल का कौन सा वाला? गाजीपुर वाला लैंडफिल। लैंडफिल किसे कहते हैं पता है? हाँ, तो गाजीपुर वाला है क्या? गाजीपुर में भी है। हाँ, लैंडफिल है, तो वो सब लैंडफिल है। और उसमें जो है देखो, उसमें सिर्फ 30 to 40% बाकी चीजें रहती हैं, उसमें 70% ऑफ प्लास्टिक, सब प्लास्टिक। ठीक है, ऑल दो वहाँ पे बैन है, लेकिन बैन होने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्लास्टिक के बगैर काम नहीं चल पा रहा। तो मैंने उस दिन भी बताया था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन में कि इंडिया कैन डू बेटर। क्योंकि बेटा जूट तुमने देखा ही होगा, जूट सुना है? जूट के बैग, जूट के शेक्स, ये सब। तो जूट से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है और हम जूट का प्रोडक्शन बढ़ा के उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। सस्टेनेबली हम एनवायरनमेंट में कुछ अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। जैसे कि अब तुमने देखा होगा, तुम कॉफी पीने के लिए भी जाते हो किसी भी जगह पे, तो जो अच्छी शॉप है वे तुम्हें प्लास्टिक में कॉफी ऑफर नहीं करेंगी। दे यूज वो जो, हाँ मतलब वो ग्लास प्लास्टिक के नहीं होते, कागज के होते हैं। तो वो स्ट्रॉ भी कागज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब अब उसमें क्या है, बेकार भले ही ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें उससे जो पेपर है उससे नुकसान नहीं होगा। जो स्ट्रॉ हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं उससे हमें नुकसान होता है। बेटा स्ट्रॉ जो प्लास्टिक है दैट इज माइक्रो प्लास्टिक, उसके छोटे छोटे कण, उसमें जो भी कुछ लिक्विड तुम रखते हो, वेदर इट इज वाटर, है ना। अब आज ही अपनी जाके वो ले लेना, बॉटल कभी भी यूज करो तो स्टील की जो बॉटल आती है थर्मस, वो यूज किया करो, मत प्लास्टिक की यूज किया करो। तो उसमें क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक होती है, और वही माइक्रो प्लास्टिक जब हम पानी पीते हैं तो हमारे अंदर भी जाती है। अब बेटा क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो एनवायरमेंट में डिकम्पोज हो जाए, है ना, वो बायोडिग्रेडेबल है। और प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होगी। कभी तुमने किसी इमारत कभी कहीं खुदाई होती भी देखी हो, तो उसमें अगर पॉलिथीन जैसी थी वैसी बाहर निकल आती है। ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए थ्रेट बना हुआ है। अगर बायोडिग्रेडेबल होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमारे शरीर में जाके क्या करती है, किडनी में जो अब इस फोन की शिकायतें आ रही है, सब कहते हैं कि एक होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ साथ ये जो माइक्रो प्लास्टिक है इसका भी बहुत रोल रहता है हमें बीमार बनाने में। ठीक है, तो 17 गोल थे। अब 17 गोल में जो नंबर 1 है एंडिंग पुअर्टी, इन्होंने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुछ 17 गोल है, उसमें पहला जो गोल है कि नो पुअर्टी, सेकंड गोल है नो हंगर, कि भूखमरी ना हो, है ना, फूड प्रोवाइड कराए। और थर्ड जो गोल है दैट इज गुड हेल्थ, है ना। और फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी।
तुमने पढ़ा ही होगा अबाउट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, कि समानता हो, लिंग लिंग लैंगिक तौर पे भेदभाव ना हो, है ना। और क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन, 6 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो जो ये 7 गोल है, ये सस्टेनेबल 7 गोल जो है, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, सभी को अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी यानी कि सार्वभौमिक तौर पे बिजली और प्रदूषण रहित ईंधन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोगों के वैसे तो प्रॉब्लम कोविड वगैरह की वजह से ज्यादा इंक्रीज हुई, लेकिन अब उतना घर में हमारे पॉल्यूशन नहीं रहता जितना पहले रहता था। मतलब अभी तो गाँव में भी रहता है कि चूल्हा वगैरह वो सब यूज करते हैं ना, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना। हाँ, और 8 में डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, 8वां जो गोल है। तो हम 7वें गोल की बात करें तो 7वां गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो है बिजली और प्रदूषण रहित ईंधन उपलब्ध कराना, ठीक है। अब आता है यही, इसी में ही है, इसी का ही ये इसमें है 4th क्वेश्चन, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को ही ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना चलाई गई, वो थी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। अब ये इस योजना का इतना जो गांव में लोग हैं उनके लिए लाभ हुआ है कि एक टारगेट सेट किया गया कि इतने टाइम तक इतने बिजली के कनेक्शन करने हैं। और अब तुम देख रहे हो कि पहले से अब बहुत जगहों पर बिजली पहुंची जा चुकी है। अगर पहले हम देखते थे तो हमारे मतलब रिलेटिव में ही हैं, उनके यहाँ पे बिजली आती ही नहीं थी, ना दिन में ना रात में, सीरियसली। हाँ, हाँ, पूरी रात जगते रहो, बट अब आती है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब अब कुछ-कुछ, लेकिन अभी भी बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर नहीं है, तो ये योजना चलाई गई जिससे कि हर घर बिजली पहुँचाई जा सके। फिर 2023 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा क्या है, एसडीजी क्या है। और एक और मैं तुम लोगों को चीज बताती हूँ बेटा, इसको यहीं पे देख लेना, ये 17 गोल मैं तुम लोगों को लिखवाऊंगी। यूपीपीसीएस 2023 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आए थे, ये 17 गोल है। तो ये पूछा था कि गोल 1 किससे रिलेटेड है, गोल 2 किससे रिलेटेड है, मैच करना था। तो अगर आप मतलब ये चीज क्योंकि न्यूज में रहती है और क्योंकि ये यूएन का प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, तो इससे क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, आपके एसएससी हो या यूपी दिल्ली पुलिस हो, और ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो जीएस के जो मार्क्स होते हैं ना, वो तुम्हारे हाथ के मार्क्स होते हैं। देखो, जीएस के मार्क्स ऐसे होते हैं कि तुम 2 3 बार रिवाइज करो और उसमें फिर अच्छे तुम मार्क्स ले आते हो, ठीक है। मैथ में फिर भी तुम्हें लगता है कि अच्छा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा। ये मार्क्स ऐसे हैं तुम्हारे हाथ के हैं, अगर तुम डेली रिवाइज करके जाओगे तो बेनिफिट होगा तुम्हारे लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा क्या है, यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 लॉन्च किया, जिसमें 17 गोल हैं। और उन 17 गोल में मैंने तुम्हें बता दिया है कि फर्स्ट क्या है, नो पुअर्टी यानी कि गरीबी हटाओ, और नो हंगर, ठीक है। तो ये 17 के 17 गोल मैं तुम लोगों को लिखवा दूंगी सर, ठीक है। अब ये कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो 2015 में लॉन्च हुआ था। जब कोई डेट रखी जाती है ना, तो इट मीन्स इस डेट तक, वो टाइम लिमिट रखी गई, इस डेट तक काम किया जाएगा, है ना। तो इस डेट तक काम किया जाएगा। जैसे कि हमारी कंट्री में टीबी मुक्त अभियान चलाया था, टीबी मुक्त अभियान चलाया था, तो 2025 तक ये कहा गया कि 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केसेस टीबी के होते हैं वो हमारे यहाँ पर है अनफॉर्चुनेटली, ट्यूबरक्लोसिस के, ठीक है। हालांकि इसका परमानेंट इलाज है अब, बट फिर भी जब जिन लोगों को देरी से पता चलता है तो इलाज भी कोई काम नहीं करता उनके लिए, ठीक है। तो ये याद रखना कि 2015 में ये लॉन्च हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब पीएम मोदी स्कूल प्रेरणा कहाँ स्थित है, देखो, जो जहां पर पीएम मोदी पढ़े हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे, तो वो जो गांव है वाडनगर गुजरात में है, जो उनका स्कूल है, उस स्कूल के बारे में ये कहा गया है
कि इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाएंगे। वो गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उसको मॉडल स्कूल। अब मॉडल स्कूल कैसे होते हैं कि हाँ, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उन्हीं की तर्ज पे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सारी वो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा है? प्रेरणा। पीएम मोदी का जो स्कूल है उसका नाम रखा है प्रेरणा, और प्रेरणा मीन्स कि अब उस पे मॉडल स्कूल्स को बनाया जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ स्थित है? वाडनगर, गुजरात में। ठीक है, वाडनगर गुजरात में उनका स्कूल है। अब है मैग्नेटाइट किससे संबंधित है? मैग्नेटाइट एक तरह का लौह अयस्क है जिसमें कुछ अधिक मात्रा में लोहा और थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे लिए जरूरी हैं। जरूरी मीन्स क्या कि हमारे इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल है। अब ये क्यों चर्चा में है? बिहार में जो है, अच्छा लोहे की, हमारे यहाँ लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है? जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी ना तुम लोगों को, तो इंडियन ज्योग्राफी में एक पर्टिकुलर वो आएगा, चैप्टर आएंगे इंडस्ट्रीज को लेकर। हाँ, कि किधर कोयला पाया जाता है। तो बस तुम अब इस चीज को ना बस एक माइंड में रखना। यहाँ बस मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ। देखो, अब बस तुम लोगों को ये बेल्ट याद रखनी है। ये याद रखना। और ये कौन सी जगह? छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो या पठार, छोटा नागपुर का पठार या प्लेटो। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है? ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, तो इन्हीं राज्यों में कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इनकी खानें हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है, जब हम लोग ना वो थ्योरी पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, कि एक समय पे ये जितने भी कॉन्टिनेंट है ये एक ही जगह पर थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे दे स्टार्ट मूविंग। पता है ना, जैसे कि जैसे अर्थ पहले बनी, अर्थ बनने के बाद वो ठंडी हुई, उसका टेम्परेचर ज्यादा था और वो बहुत तेजी की स्पीड से घूम रही थी। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंट थे वो एक तरफ थे, फिर धीरे धीरे जो अंदर उनके डेवलपमेंट हुआ कन्वेंशनल करंट की वजह से, वो धीरे धीरे प्लेट्स इधर उधर, और अब वो प्रेजेंट पोजीशन में है। ठीक है, उसका लाइव जो एक एग्जांपल है तुम लोगों को बताऊं मैं, हमारी जो इंडियन प्लेट है, इंडिया है, ये एशियन प्लेट में, यहाँ पे कौन सी प्लेट है? एशियन प्लेट, इसमें अंदर जा रही है। और ऐसा कह रहा है कि कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से ये जा रही है, तेजी से, स्पीड से। तो इसलिए जो हिमालय रीजन है अफगानिस्तान, अभी फिलहाल में वो आया था ना भूकंप, क्यों आता है पता है तुम्हें? ऐसा नहीं, भूकंप, अर्थक्वेक। हाँ, तो वो जो इक्विलिब्रियम है वो क्यों वो हो रहा है, बिगड़ क्यों रहा है इक्विलिब्रियम? क्योंकि जो ये प्लेट है ये कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो हमारी जो प्लेट है, मतलब जो जहाँ पे प्रेजेंट है क्रस्ट पे, क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल। और मेंटल में क्या है? मोल्टेन लावा, जो कि आप पता ही है कि वोल्केनो के थ्रू जब लावा निकलता है तो हमें पता चलता है कि नीचे तो वही लावा है। तो उसमें क्या है? हीट ज्यादा होती है तो उसमें करंट्स घूमती हैं, कन्वेंशनल करंट, और वो इसे मूव करा रही हैं। ठीक है, और जब ये यूरेशियन प्लेट में जाके पुश कर रहा है तो हिमालयन रीजन पे फिर भूकंप आ रहा है। ठीक है, नेपाल का देख लो तुम, कितना भयंकर आया था पिछले बार, 2008 के आसपास आया था शायद नेपाल में। ठीक है, अफगानिस्तान में, और अब से 2-3 साल पहले पीओके वाले रीजन में आया था, पाकिस्तान वाले में। और वहां पे पता तुम्हें, अगर तुम फोटो देखो, बीच में ऐसे वो हो गई थी, फिशर क्रिएट हो गया था, दरार क्रिएट हो गई थी सड़क के बीचों बीच। ठीक है, तो ये जो चीज हो रही है ये इस इक्विलिब्रियम के बिगड़ने की वजह से हो रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले ये सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पर थे और देन दे एक्सप्लोर। और ऐसा भी कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये स्टैब्लिश है कि हमारा जो ये वाला रीजन है, कौन सा वाला, ये डेक्कन प्लेटो, ये लावा का बना हुआ है। तो एक जब इंडिया अपनी प्रेजेंट पोजीशन में नहीं था और ये अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम से गुजरा है,
तो किसी टाइम पे ये ऐसी जगह भी था जहाँ पे वल्केनिक इरप्शन हुआ, और वल्केनिक इरप्शन की वजह से बेटा यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी किसकी बनी हुई है? बेसाल्ट की। तो यहाँ पर लावा मिला है। तो ये चीज इसलिए जो लौह अयस्क और ये सारी चीजें ये यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो हमारा इंडिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, ज्योग्राफिकली भी बहुत कॉम्प्लेक्स है बताना कि क्या क्या है यहाँ पे। हर तरह की चीज है। मैरीन एनिमल मिले हैं राजस्थान में। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान पहले बहुत अच्छा फ्लोरिशिंग जगह थी, राजस्थान था ही नहीं, वहां पे पानी था और वो सेडिमेंट ऊपर आ गया और वो राजस्थान बना है, ऐसा भी कहा जाता है। और मैरीन एनिमल कौन कौन से? जो एनिमल समुद्र में पाए जाते हैं वो उसके अवशेष वहां मिले, ठीक है। तो लोह अयस्क, मैग्नेटाइट, और इसका एक और वो होता है हेमेटाइट, तो वो भी बेटा इसका ही है लोहे का, हेमेटाइट, ये भी लोह अयस्क है। अच्छा, अयस्क और प्योर मिनरल में क्या अंतर है? अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क या और धातु। तो ये जो और रहता है वो उसमें सभी चीज मिक्स रहती है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये आयरन, ये सब मिक्स रहता है। किसी का भी जो और होता है उसमें ये सारी चीजें मिक्स रहती है। और जो प्योर मिनरल होता है, जब और में से ये सारी अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं और तब जो वो प्योर मिनरल मिलता है वो प्योर होता है, ठीक है। प्योर फॉर्म में लोहा, अब जो हम लोहा प्योर फॉर्म में देख रहे हैं जैसे कि किसी भी चीज का बना हुआ है वो प्योर है, लेकिन अयस्क जब मिलता है वो ऐसे मिलता है जैसे मिट्टी का टुकड़ा या चट्टाने, उसमें से हमें निकालना पड़ता है मशीनों में, जो साइंस में हम पढ़ते हैं सेपरेट करने का। चलो, काखोका बांध हाल ही में हाल ही में जिससे बाढ़ आई है कहाँ स्थित है? ये सदर्न यूक्रेन में एक बांध बना हुआ है काखोका, और ये टूट गया, ब्रीच हो गया, ब्रीच मीन्स टूट गया, और इसकी वजह से वहां पर उस रीजन में सदर्न यूक्रेन में बाढ़ आई है, ठीक है। अब एक और है कोसोवो सर्बिया, चर्चा में है, वह किस महाद्वीप पर स्थित है? कोसोवो और सर्बिया जो है ये पहले एक ही उसका रीजन का पार्ट थे, जहां का सिकंदर था ना मैसिडोनिया का, वहां वो पूरा रीजन था यूगोस्लाविया। फिर यूगोस्लाविया छोटे 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 राज्यों में बट गया, और उसमें कौन कौन थे? एक तो क्रोशिया हो गया, सर्बिया हो गया, कोसोवो, ये कुछ कुछ अलग अलग छोटे छोटे रीजन बन गए। तो इसमें जो है कोसोवो सर्बिया में झगड़ा रहता है। अब किस तरह का झगड़ा रहता है? इनमें रहता है कि कोसोवो जो है वो 2008 में अलग हो गया था। कोसोवो ने अपने आप को इंडिपेंडेंस कर दिया था 2008 में कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सर्बिया ने उसकी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की है। सर्बिया कहता है कि नहीं, यू आर स्टिल पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी, कि अभी भी तुम हमारा ही पार्ट हो। तो इनके बीच में बॉर्डर को लेके, टेरिटरी को लेके झगड़ा रहता है। तो ये अभी न्यूज में था, कोसोवो